नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य का जो पहला प्रश्न पत्र है उसके विषय में चर्चा करेंगे। हमने पूर्ववर्ती कक्षा में इस पर चर्चा करते हुए आदिकाल की पृष्ठभूमि पर परिचर्चा की थी और आदिकाल में राजनीतिक दृष्टि से किस तरह की व्यवस्थाएं थी, सामाजिक दृष्टि से क्या था, राष्ट्र के प्रति क्या सोच थी, धार्मिक दृष्टि से राष्ट्र किस स्थिति से गुजर रहा था, इस पर हमारी चर्चा पूर्ववर्ती कक्षा में हुई थी। अब उस परिचर्चा जो हमने की चर्चा, उसके परिणाम स्वरूप कौन कौन सी विशेषताएं उस दौर के साहित्य की हो सकती है, ये देखना मैं आपको उस समय जब हम पूर्ववर्ती कक्षा में उस पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्थितियां हैं, यहीं से इन स्थितियों से इस युग की विशेषताओं का निर्धारण हम करेंगे। हमने उस समय परिचर्चा की थी जिनमें कुछ प्रवृत्तियों पर हमने सरसरी तौर पर चर्चा की थी। जैसे सबसे पहली विशेषता है, प्रवृत्ति है ऐतिहासिकता का अभाव। ये हमने बात की थी कि इस दौर का जो साहित्य है वो प्रामाणिक नहीं है, उसमें इतिहास के साथ कल्पना का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। विशुद्ध रूप से ऐतिहासिकता का अभाव उसमें मिलता है। हमने पूर्ववर्ती कक्षा में चर्चा की थी कि ये जो लोग थे, ये इस दौर का कवि राजा के आश्रम में रहता है, और जब राजा के आश्रम में रहता है तो राजा को खुश करने के लिए, क्योंकि उसकी आजीविका का आधार वह शासक है, उस शासक से ही वह अपनी आजीविका के साधन जुटाता है, तो निश्चित रूप से जब उन संसाधनों के जुटाने का बेस राजा हो गया है तो उसके लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा। और झूठ का मतलब यहाँ कल्पना से होगा कि कल्पना का सहारा भी लेना पड़ेगा। तो एक तो बड़ा कांड यह था ऐतिहासिकता के अभाव का। दूसरा, जैसे कि उसी को मैं पुनः बात करूं, पृथ्वीराज रासो के बारे में बातें होती हैं। पृथ्वीराज रासो, जिसको प्रथम दृष्टया रामचंद्र शुक्ल ने मानव प्रमाणिक मान लिया था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर वूलर कश्मीरी पंडित जयानक की कृति पृथ्वीराज विजय को प्रकाश में लाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो पात्र और घटनाएं जिस रूप में पृथ्वीराज रासो में वर्णित हैं, उस रूप में पृथ्वीराज विजय में नहीं है ना। ये ध्यान रखें, ये रचनाएं आपको याद रखनी है। पृथ्वीराज विजय, जिसके राइटर थे जयानक कवि एक कश्मीरी पंडित थे, और डॉक्टर वूलर ने जो है पहली बार जब उस रचना को पढ़ा तो देखा तो जो घटनाएं पृथ्वीराज विजय में वर्णित है वैसी पृथ्वीराज रासो में नहीं है, और पृथ्वीराज विजय में जिस रूप में वर्णित है वैसी अन्य कई रचनाओं में वर्णित है। यानी कि एकाधिक रचनाएं पृथ्वीराज विजय से मेल खाती थी, पृथ्वीराज रासो जो है वो किसी से मेल नहीं खाती थी, पृथ्वीराज रासो घटनाएं। तो डॉक्टर वूलर को इस पर प्रश्न डॉक्टर वूलर ने खड़ा किया कि रचना कहीं प्रमाणिक नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो घटना वर्णित है और किसी में नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज विजय में जो घटना वर्णित है वो और बहुत सी रचनाओं मिल जाती है। इसका मतलब वो सिमिलर हैं,
एकाधिक लोग जब किसी बात को कह रहे हैं इसका मतलब वो बातें ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके कि एक रचना विशेष में उस बात को बढ़ा चढ़ाकर या परिवर्तित करके लिखा गया हो। जैसे माता का नाम है, घटनाओं का है, पृथ्वीराज के विवाह का प्रसंग है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उस रचना को कहीं न कहीं संदेह के घेरे में लाती हैं, इसलिए वो ऐतिहासिक नहीं है पूरी तरह, उसके लिए कल्पना का सहारा लिया गया। ठीक है, पहली विशेषता क्लियर, ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव का मतलब कि जो घटनाएं, जो पात्र, जो चरित्र वर्णित हैं उनका इतिहास से मेल नहीं खाना। इतिहास सम्मत नहीं होना घटनाओं का, पात्रों का, कि वो घटनाएं जो इतिहास सम्मत नहीं है, इतिहास से मेल नहीं खाती हैं, ऐसी घटनाएं और ऐसे पात्रों का वर्णन इन रचनाओं में हुआ है। इसलिए दूसरी विशेषता हो सकती है यहीं, इसी से आप दूसरी विशेषता बना सकते हैं, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण। ये भी हो सकता है। ऐतिहासिकता का अभाव तो हो ही गया, या प्रामाणिकता में संदेह तो हो ही गया, है ना। अब शब्द अलग अलग हो सकते हैं, विशेषता आप बढ़ा सकते हैं। इसी ऐतिहासिकता का अभाव को कह सकते हैं प्रामाणिकता में संदेह, कि जब ऐतिहासिकता का अभाव है तो प्रामाणिक नहीं हो सकती, विशुद्ध रूप से ठीक नहीं हो सकती, तो दूसरा नाम वो भी आ सकता है। तीसरी बात भी आप कह सकते हैं, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण इन रचनाओं में देखने को मिलता है। इतिहास भी और कल्पना भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक नहीं है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा आप किस तरह प्रश्न के जो बिंदु हैं उनको बढ़ा सकते हो। ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को समझ जाएं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो रचना आप पढ़ रहे हैं, जो युग आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। हम उस चीज़ को देख लेंगे, उस समय का जो समाज है वो कैसा था, राजनीतिक दृष्टि से कैसा था, सामाजिक दृष्टि से कैसा था, आर्थिक दृष्टि से क्या स्थिति थी, धार्मिक दृष्टि से कैसी स्थितियाँ थी, इन सबको मिलाकर सांस्कृतिक जो स्थिति थी वो कैसी थी। तो यदि हमें उस चीज़ का लेआउट मिल जाएगा, उसका बाह्य जो क्या क्या स्थितियाँ थी वो सब पता चल जाएंगे, तो हम उसकी विशेषताओं बताने बहुत आसानी से बता पाएंगे, हमारे लिए वो चीज़ बहुत सरल हो जाएगी। इसलिए हमने जब बात की थी पृष्ठभूमि के संदर्भ में, तो पृष्ठभूमि में हमने बात की थी कि कैसी कैसी स्थितियाँ इस समय मौजूद थी। ठीक है, कवि का राजा से क्या रिलेशन था, कवि लड़ाई भी लड़ लेता था, युद्ध भूमि में भी जाता था, युद्ध भूमि में जाएगा तो सजीवता आएगी। अभी पूर्ववर्ती कक्षा में बात की थी कि कवि क्या करता था, केवल कलम का धनी नहीं था, वो तलवार का भी धनी है। वो केवल कलम नहीं लेके चलता, वो तलवार भी लेके चलता है, और लड़ाई लड़नी पड़ती है तो लड़ाई भी लड़ता है आवश्यकता पड़ने पर। जब उसे लगे कि अपना पक्ष कमज़ोर है तो लड़ाई भी लड़ता है। तो जब आदमी प्रत्यक्षदर्शी होगा, उस रणभूमि में खुद ही खड़ा रहेगा, तो खुद ही जब उस रणभूमि में बैठकर कविता का सृजन करेगा तो निश्चित रूप से जीवंतता आ जाएगी, और पढ़ने वाले को ऐसा लगेगा जैसे उसके सामने सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब उसके सामने घटित हो रही हैं, पूरी तरह जीवंत हो उठता है, हो उठती है वो युद्ध भूमि, वो रण क्षेत्र जीवंत हो उठेगा उसके सामने, है ना। जैसे आप फिल्में देखते हैं, अमिताभ बच्चन, जिसका हमें पता है कि उसका घर 5 स्टार होटलों को भी मात देता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कभी जब भिखारी का रोल करता है तो वो उसमें इतना डूब जाता है क्योंकि उसने उस चीज़ को नज़दीक से देखा है। हिंदुस्तान में इस चीज़ की तो कोई कमी है ही नहीं, कमाकर खाने से लोग कतराते हैं, भीख मांगकर ज़्यादा कमाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो उसने उस चीज़ को नज़दीक से देख लिया तो वो जीवंत कर देता है उस चीज़ को। वही बात यहाँ कवि की है कि कवि भी जब रणभूमि में चला जाता है, जीवंत देख लेता है, तो वो चीज़ें अपने सर्वस्व रूप में, जीवंत रूप में उपस्थित हो जाती हैं, और युद्धों में सजीवता का समावेश, युद्ध वर्णन में सजीवता का समावेश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने दो बिंदुओं पर चर्चा की है, एक ऐतिहासिकता का अभाव और दूसरा युद्धों का सजीव वर्णन।
ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।